हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। इस बुक का नाम आपका स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें आपके टोटल 10 यूनिट है जो हम आपके एग्ज़ाम से पहले सारी कवर कर लेंगे। ठीक है, आप इसका एग्ज़ाम आपका 8 तारीख को है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, बट जितना जल्दी पॉसिबल हो जाएगा मैं परसों तक सारी वीडियोस अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम पहले समझते हैं कि स्ट्रेस है क्या। तो इसके अंदर आपके जो टॉपिक आएंगे, पहला आएगा आपका इंट्रो, फिर स्ट्रेस के नेचर एंड कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम स्ट्रेस के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और कुछ उसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस का नेचर और कॉन्सेप्ट है क्या। जो स्ट्रेस है, जो ये स्ट्रेस का जो वर्ड है, ये स्टिंगर से, लैटिन वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब होता है टू ड्रॉ टाइट, मतलब किसी चीज़ को कस के पकड़ लेना। जैसे कि हमें पता है कि आज हम अगर डेली रूटीन में भी बात करें तो सब लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मुझे स्कूल लाइफ में भी आजकल हम बच्चों का भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि हमें ना पढ़ाई का प्रेशर है, हमें इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, हमसे इतना प्रेशर नहीं लिया जा रहा है। वर्क प्लेस पे अगर हम देखें तो वहाँ पे काम के ऊपर हमें इतना प्रेशर रहता है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस रहता है। मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में हम इतना फेस करते हैं ना सब कुछ, तो उन सब चीज़ों से ही रिलेटेड हमारे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के बारे में, उसको मैनेज करने के बारे में ही हमें इस चैप्टर में समझाया गया है। तो स्ट्रेस के अगर हम देखें तो स्ट्रेस एक ऐसा होता है सॉल्ट एंड पेपर की तरह। जैसे कि आपकी लाइफ है, लाइफ में ना बिना स्ट्रेस के हमें ना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर नहीं रहता ना, एक लेवल तक जहाँ तक आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं होता है उसका, वहाँ तक अगर आपका स्ट्रेस रहता है ना, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव वे लेके आता है। जैसे कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम से आने के फेल होने के डर के मारे आप पढ़ाई करते हो, तो वो आपका जो स्ट्रेस है ना, वो एक अच्छा स्ट्रेस है आपके लिए, मतलब एक अच्छा रिजल्ट लेके आता है, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या आएगा कि हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। बट अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, आपको पास होने का कोई डर ही नहीं है, तो वो स्ट्रेस किसी मतलब का नहीं है। और वो स्ट्रेस है ही नहीं, तो फिर आपके लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव कोई चीज़ है ही नहीं। तो मतलब बात ये है कहने का कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक सब्जी हम बना रहे हैं, सब्जी में हम नमक डालते हैं, लेकिन एक स्वाद के अनुसार। अगर हम उसे ज़्यादा डाल देते हैं तो वो हमारे नुकसान देता है, हमारा टेस्ट ख़राब कर देता है, और जिसे BP की प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्लड प्रेशर की, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है अगर हम नमक ज़्यादा डाल देते हैं। तो वैसे ही बात है स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस भी एक ऑप्टिमल लेवल तक ही हमारी बॉडी एज्यूम कर सकती है, उसको झेल सकती है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारे फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली चेंजेस हमारी बॉडी में होने लग जाते हैं, एंड उसके बाद हमें अपने डॉक्टर्स वगैरह को दिखाना पड़ता है, मेडिसिन वगैरह वो सब चलता रहता है। ओके, तो अगर हम अब बात करें स्ट्रेस के ओरिजिन की, तो स्ट्रेस का ओरिजिन के बारे में अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें, तो उस टाइम पे इसको हम एब्लिगेशन एंड हार्डशिप के नाम से जाना जाता था। लाइक लोग इस चीज़ को एब्लिगेशन एंड हार्डशिप्स के मतलब एक्सपीरियंस करते थे। फिर अगर 18th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे इसको 3 टर्म में डिवाइड कर दिया, प्रेशर, स्ट्रेन और फोर्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे जैसे जैसे स्टडी चलता गया, तो वैसे वैसे है ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मतलब साइंटिस्ट आए, साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग स्टडी किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उसमें से एक स्टडी था, कैनॉन ने किया था, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन।
फाइट और फ्लाइट रिएक्शन क्या होता है ना कि कैनॉन ने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई फिजियोलॉजिकली चेंजेस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान की बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होता है ना कि वो दो तरीके से देखता है। या तो उस सिचुएशन से वो फाइट करने की कोशिश करता है या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे सामने ना, हम जब भी कोई ऐसे डेंजर सिचुएशन या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आते हैं तो उसमें हम दो ही चीज़ों को देखते हैं। या तो वो हमारी बॉडी उस स्ट्रेस को झेल पाती है या फिर उससे हार मान जाती है और वो स्ट्रेस उसके ऊपर हैवी हो जाता है। ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिसल ने डिफाइन किया था कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी एक रिएक्ट करती है। आपके अंदर जो आपके फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, आपकी तीनों फेस में ना चेंजेस होने लग जाते हैं। एंड उसके वजह से आप कुछ अलग अलग चेंजेस जो होते हैं ना, उसकी वजह से आप रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपका पहला आता है अप्रोचेस टू स्ट्रेस। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आता है कि द मेडिकल अप्रोच और द होम्योस्टैटिक अप्रोच। इसमें क्या है ना कि इसमें अगर हम कैनॉन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो स्ट्रेस हमारा एनवायरमेंटल डिमांड की वजह से होता है। मतलब जब हमारे ऊपर बाहर से कोई प्रेशर आता है और हम उस चीज़ को झेल नहीं पाते, हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते, तो तब जाके एक इंसान के ऊपर वो स्ट्रेस है ना हैवी हो जाता है। और इसी वजह से कैनॉन ने ये भी बताया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अगर नहीं होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड आता है द कॉग्निटिव एप्रेशियल मॉडल। ये मॉडल लेजार ने पुट किया था। उनका मानना ये था कि इसमें हमें ना दो सिचुएशन को देखते हैं कि आपके सामने कैसे सिचुएशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आप देखते हो कि आपका स्ट्रेसफुल कैसा है, ठीक है। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मतलब हम ये देखते हैं कि उसमें हमारी बॉडी, मतलब हम उसको कैपेबल उसके मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ भी अगर हम मतलब रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि आपको जैसे हम इमोशनली थोड़ा वीक है और हमारे पास हमारे पेरेंट्स या फ्रेंड्स में से कोई नहीं है हमारे सपोर्टेड में, तो हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। और जब अगर हमारे पास वो रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हमारे भाई बहन है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें संभाल रहे, तो वो आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज का मतलब आपके जो पार्टनर्स हो गए आपको संभालने के लिए, वो रिसोर्सेज के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम वो चीज़ें देखते हैं। तो अगर वो नहीं होती है तब हम सेकेंडरी पे जाते हैं। फिर सेकेंडरी में हम वहाँ पे चले जाते हैं कि जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सके। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हम एक स्ट्रेसफुल में रह जाते हैं। इसके बारे में ये जो मॉडल है ना, ये हम अगले यूनिट में नहीं, थर्ड यूनिट में हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मोटा मोटा होता है ना कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है थर्ड द पर्सन एनवायरनमेंट अप्रोच। ये रोबोट कैन ने पुट किया था। उन्होंने बताया कि कैसे स्ट्रेस एक क्रिएट होता है कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्टिंग एक्सेप्टेशन से। जब आप सोशल एक्सेप्टेशंस रखते हो और जब आपकी फुलफिल नहीं होती है, या ऐसा हो सकता है कि आपने जो इमेजिन किया था कि हाँ ऐसा हो जाएगा बट वो नहीं हो पाता है, तब आप एक स्ट्रेस में चले जाते हो, तो उसका रिजल्ट आपका स्ट्रेस आता है। फिर आता है फोर्थ द साइको एनालिटिक अप्रोच। ये लेविनसन ने बोला था। उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने दो मेन एलिमेंट के बारे में बात किया था पर्सनैलिटी को लेके, कि आपका ईगो आइडियल और सेल्फ इमेज से इंटरेक्ट करके ही एक पर्सन के अंदर स्ट्रेस आता है। ईगो आइडियल हम उसको डिस्क्राइब करते हैं जो एक इंसान अपने आप को परफेक्ट मानता है, कि मेरे से बढ़ के कोई नहीं है। मतलब वो अपने आप को ना इतना परफेक्ट बनाने में लग जाता है कि उसके अंदर हमेशा प्रेशर रहता है कि मुझे उससे बेटर बनना है, उससे अच्छा बनना है।
तो वो उसमें लगा रहता है। और सेल्फ इमेज इज़ द वे इंडिविजुअल प्रेसेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो ये चीज़ इनकी वजह से ना लाइक वो अपने आप को बनाने में ही लगे रहते हैं। एंड स्ट्रेस इसी की वजह से जब ईगो आइडियल और सेल्फ इमेज के बीच का जो गैप होता है ना, उसका रिजल्ट हमारा स्ट्रेस निकल के आता है। ठीक है, फिर आता है इसी के अंदर आपका सेकंड पॉइंट, जिसमें टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात किया गया है। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस में यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बारे में बात किया। यू स्ट्रेस आपका वो स्ट्रेस होता है जिस स्ट्रेस की वजह से आपका जो रिजल्ट है ना, वो जो आउटकम निकल के आता है वो एक पॉजिटिव आता है। जैसे कि एक वेडिंग, न्यू जॉब, उसमें हमें ना एक्साइटमेंट रहता है, लाइक नर्वस हम रहते हैं बट एक वो पॉजिटिव वे में रहते हैं। न्यू स्ट्रेस आपका कुछ भी नहीं होता है, ना कि वो हेल्पफुल होता है ना ही वो आपके लिए हार्मफुल होता है, लाइक आपको ना कोई नुकसान देगा और ना ही कोई फ़ायदा देगा। अब डिस्ट्रेस ऐसा होता है, वो आपका बहुत कॉमनली हम रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कई बार मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये वाला स्ट्रेस होता है तो वो तो या तो बहुत ज़्यादा होता है या फिर बिल्कुल ही कम होता है। मतलब ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को समझने के लिए ये है कि हम जॉब स्ट्रेस के बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो हम अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और अगर यही हमारी अच्छी नहीं होती है तो फिर हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए गए हैं वो जॉब स्ट्रेसर और जॉब स्ट्रेन के बारे में बात किया गया है। जॉब स्ट्रेसर वो कि कोई भी कंडीशन हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो जो हम एक एम्प्लॉय के लिए एक पार्ट रहता है, लाइक वो किस तरीके से अडप्टिव करता है, लाइक सिचुएशन को लेके किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। और जॉब स्ट्रेन एक नेगेटिव रिएक्शन आता है एम्प्लॉयज़ के थ्रू जब वो स्ट्रेस में होते हैं। जैसे कि वो गुस्सा बहुत हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, फिजिकल सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, हेडेक हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है, ये सब चीज़ें रहती है, वो बहुत इरिटेट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और पॉइंट आता है जॉब बर्नआउट। अब जॉब बर्नआउट के बारे में बात करें तो ये स्कैप्टर ने अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल स्टेट अगर हम देखें तो इसमें ना एम्प्लॉयज़ जब फील करते हैं ना, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, लाइक कि हम बोल सकते हैं कि अब जब एक एम्प्लॉय जॉब मतलब वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है, लाइक हम बोल सकते हैं एक टाइम रहता है पीरियड का कि हम इस टाइम पे बाद हमें मतलब महसूस होता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। और अगर हम बर्नआउट के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? स्ट्रेस का लेवल हो सकता है, टाइप ऑफ स्ट्रेस हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ कौन कौन से टाइप ऑफ स्ट्रेस फील कर रहे हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात हो सकता है, नेचर ऑफ जॉब हो सकता है, रोल ऑफ द एम्प्लॉयज़ की वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, नॉन वर्क लाइफ स्टाइल क्या है एम्प्लॉयज़ की, कॉपिंग स्ट्रेटजीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम इसमें बात कर रहे हैं बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे हम बॉस के नाम से जानते हैं। ये वाला पॉइंट आपका आ सकता है कि बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, तो इसको अच्छे से कर लेना। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ जॉब स्ट्रेस, हमारा जब हम काम कर रहे होते हैं, लाइक उसकी वजह से जब हमें स्ट्रेस आता है ना तो बहुत हाई लेवल का निकल के आता है। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं, हम जो हमारी कॉपिंग स्किल्स होते हैं, लाइक सिचुएशन को हैंडल करने की जो हमारी स्किल होती है वो हमारी उस टाइम पे काम नहीं कर पाती है। बहुत सारे पर्सनल मेजर इश्यूज भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकते हैं कुछ इश्यूज, सोशल कॉस्ट भी हो सकता है। मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर आते हैं। ठीक है,
अब बर्नआउट के 5 स्टेजेस होते हैं: हनीमून स्टेज, फुल शॉर्टेज स्टेज, क्रॉनिक सिम्टम स्टेज, क्राइसिस स्टेज और हीटिंग द वॉल स्टेज। अब इसमें हमारा एक और पॉइंट आता है स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस का। स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस का तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उस टाइम पे हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। बट जब हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है बट हमारा जो स्ट्रेस है वो फिर भी बढ़े जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो फिर भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो हमारी परफॉर्मेंस है ना वो तो हमारी डाउन हो जाएगी, बट जो हमारा स्ट्रेस है ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है ना वो डाउन हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इस स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस का जो एक रिलेशन होता है ना उसको हम इन्वर्टेड यू के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसमें बताया जाता है कि हमारे स्ट्रेस और परफॉर्मेंस के रिलेशनशिप को, जब आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको वो प्रेशर है तो वो आपका काम भी बढ़ रहा है और वो प्रेशर भी बढ़ रहा है, वो स्ट्रेस आपके साथ बढ़ रहा है, बट आपका स्ट्रेस है ना वो कम नहीं हो रहा, वो रुक नहीं रहा है। आप अच्छा काम कर रहे हो बट फिर भी आप स्ट्रेस लिए जा रहे हो, तो वो स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस है ना डाउन होते रहेगी। वो आपकी जो बॉडी है जितना एक स्ट्रेस का लेवल अज्यूम मतलब हैंडल कर सकती थी, झेल सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस है ना डाउन होती जाएगी। परफॉर्मेंस डाउन में हो सकता है कि आपको हेडेक होने लग जा रहा है, माइग्रेन हो रहा है, या आपके हाथ काँप रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हो काम कर करके, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हो सकती है। तो स्ट्रेस है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी परफॉर्मेंस पे, बट अगर आपका एक ऑप्टिमल लेवल तक आप अपने स्ट्रेस को नहीं लेते, उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस नेगेटिव में चले जाती है, आप काम नहीं कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। आपके 4 सिम्टम्स होते हैं: बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशंस एंड फिजिकल। बिहेवियर में आपके नर्वस सिस्टम आ सकता है, पुअर टाइम मैनेजमेंट आ सकता है, और प्रोकास्टिनेशन मतलब काम को डिले करना, ईटिंग फास्टर, इवन टॉकिंग फास्टर, ये सब आ सकते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स में आपके बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेके थॉक मतलब सोचते रहते हो, ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग में जो आपकी कमी है वो आपको दिख रही है, चीज़ों को लेके भूलने लग जा रहे हो, अब फोकस नहीं कर पाते हो, जजमेंट नहीं दे पाते हो, ये सारे आपके कॉग्निटिव सिम्टम्स में आते हैं। कॉग्निटिव आपके जो ब्रेन से मतलब जो वो होता है ना, वो वर्ड क्या होता है जिसको मतलब ब्रेन से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो आपके कॉग्निटिव सिम्टम्स में आती है, ठीक है। इमोशनल सिम्टम्स में क्या है ना कि फ्रस्ट्रेशन हो जाना, इरिटेट हो जाना, एंगर होना, डिप्रेस होना, इवन रोना, गुस्सा जल्दी करना, चिल्ला देना, फिर चुपचाप बैठ जाना, ये सब चीज़ें आते हैं। फिज़िकल में आपका एनर्जी कम मतलब लो एनर्जी हो जाना, और स्टमक अपसेट हो रहना, एडिक रहना, माइग्रेन रहना, पेन, चेस्ट पेन, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हमारे 3 सोर्सेस आते हैं: फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर एंड अप्रोचेस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोटिव्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो फ्रस्ट्रेशन हमें पता है कि जब हमारा जो एक हमारा गोल होता है जो हम सेट करते हैं, एंड बहुत लंबे टाइम से हम इस चीज़ को सेट करते आ रहे हैं, तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, एक लड़की है जो बहुत उसका ये ड्रीम था कि वो यूपीएससी क्लियर करे, तो वो बहुत ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकती, वो बहुत अच्छी बहुत इंटेलिजेंट है, उसका ऐसे ये गोल था कि यूपीएससी क्लियर करना है, और उसने बहुत मेहनत करी, बहुत टाइम से उसने और किसी चीज़ में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में लगे रही। बट जब उसने 3 बार जब अटैम्प्ट किया, लाइक उसके बाद भी उसका नहीं निकला, तो वो फ्रस्ट्रेशन हो गई, लाइक अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि उसने
ये था कि बस उसका जो गोल था वो उसको नहीं मिला, एंड उसके अलावा उसने और कुछ नहीं सोचा कि अदर ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत होते हैं, हमें सेकंड ऑप्शन भी हमेशा रखना चाहिए। बट नहीं, उसने सिर्फ एक ही गोल रखा, और वो जब उसको नहीं मिला तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। एंड अब उसके जो बायोलॉजिकली कंडीशन, ये सारे जो होते हैं फ्रस्ट्रेशन, और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वो सब चीज़ें बहुत दिक्कत देने लगे। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन जब ऐसा होता है कि जब हम जो हमारा गोल होता है, जो हम चाहते हैं कि हमें ये मिले, जब वो हमें नहीं मिलता, तो तब हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आता है कन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोटिव्स, जिसके अंदर हमारे 4 टाइप आते हैं। पहला अप्रोच कन्फ्लिक्ट, सेकंड अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट, थर्ड अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट, एंड लास्ट मल्टीपल अप्रोच कन्फ्लिक्ट। देखो, जो पहला है अप्रोच कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट में आप ये बोल सकते हो कि इसमें ये होता है कि जब आपके सामने कोई भी कोई भी ऑप्शंस देता है कि आप ये चूज़ करोगे तो आप यहाँ पे चले जाओगे, लाइक करियर से चूज़ बोल सकते हैं, करियर से रिलेटेड। कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन दे रहे हैं, और दोनों, अगर आप दोनों में से कोई भी चूज़ करते हो तो आपका एक पॉजिटिव आएगा कि मैं अगर यहाँ भी जाऊँगा तो मैं ये भी मेरे लिए बेटर है, वहाँ जाऊँगा तो वो भी मेरे लिए बेटर है, मतलब एक पॉजिटिव वे लेके आता है। ठीक है। सेकेंड आता है अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट। अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर आपके सामने 2 चॉइस भी रखे या एक चॉइस भी रखे, तो आप ये देखोगे कि मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा ये नुकसान तो है ही, या तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर मेरे को सैलरी कम मिल रही है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एक नेगेटिव वे में रहता है। थर्ड आता है अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या है ना कि आपके पास जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, उसमें क्या रहेगा कि आपके पास दोनों चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मतलब आप अगर आप फर्स्ट, अगर आपको ये बोला जाए कि आपको यहाँ पे काम करना है, तो आपका ये रहेगा कि मैं अगर यहाँ पे काम करूँगा तो मेरे को फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि मेरे को सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, नुकसान ये है कि मेरे को ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आप ये एग्जांपल ले सकते हो कि मेरे को दूसरी कंट्री में मेरे को जॉब मिल जाती है और मैं वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट वहाँ पे मैं अकेला रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी फैमिली नहीं होगी, मम्मी के हाथ का खाना नहीं होगा, मम्मी की केयर नहीं होगी, पापा की डांट नहीं होगी, मम्मी की लेक्चर नहीं होंगे, मतलब वो सारे मिस करूँगा, तो वो एक नेगेटिव हो जाएगा। बट आपकी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ आता है मल्टीपल अप्रोच कन्फ्लिक्ट। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट उनमें से ऑप्शंस में से ना आपको जो भी चूज़ करोगे उसमें ना आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेगा, कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आप कोई भी चूज़ करो, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, बहुत सारे ऑप्शन, बट सब में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मेरे को फेस करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर हमारे 2 तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो एक बाहर से कोई हम पे प्रेशर डाल रहा है कि तुझे ये काम करना है, जल्दी जल्दी करना है, या तुझे वहाँ जाना है, जल्दी से जाओ, जल्दी से आओ, ये करो वो करो, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है एनवायरमेंटल से, सोशल से, और डिमांड्स, एक्सेप्टेशंस, लाइक वो सब चीज़ें, वो हम पे प्रेशर रहता है। एक इंटरनल जो आप खुद से अपने अंदर से प्रेशर लेके आते हो, जैसे कि मेरे को इसको ये गिफ्ट देना है, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो मुझे उसको ये प्रेशर गिफ्ट देना है, क्या देना है क्या देना, वो सोचते रहते हो, अंदर से प्रेशर आता है। और कहीं मिलने जा रहे हो, कहीं ये जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या फिर स्टडी के ऊपर हो गया कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे स्टडी करना है, तो वो आप खुद के अंदर से जो प्रेशर लेके आते हो वो होता है इंटरनल प्रेशर। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट। होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड बाकी के चैप्टर्स भी मैं जल्दी जल्दी से वीडियो बना के डालती रहूँगी। और
ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स भी हैं उन सब की भी अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में हमारी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे सारे सब्जेक्ट्स में। ओके, बाय बाय।